नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। बता दें कि आज सदन में 7 घंटे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि जो बिल की बड़ी बातें हैं वो हैं सीटों को लेकर बदलाव किया गया है। जहां लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं, वहीं कानून बनने के बाद 181 सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। बिल के तहत 15 साल के लिए आरक्षण मिलेगा। 15 साल बाद फिर से ये बिल लाना होगा। SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, वो भी इन 33% में कवर्ड हैं। OBC वर्ग के लिए भी कोई आरक्षण अलग से नहीं किया गया है। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी और वर्तमान में सिर्फ 82 महिला सांसद ही हैं। राज्यसभा में आरक्षण नहीं मिलेगा। लोकसभा और विधानसभाओं पर ही ये कानून जो है वो लागू किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की। अपलोड मोदी हैं तो मुमकिन है। और मैं कह सकता हूं कि आज ऐतिहासिक कार्य हुआ है। देश की आज़ादी की 50% जो आबादी है उसको यथा सम्मान देने का काम आज़ादी के अमृत काल में हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के सम्मान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। केवल चर्चाएं होती थी लेकिन उस चीज़ को धरा पर उतरने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज पटल पर रख दिया गया है और जो पटल में आ जाता है मोदी के साथ वो पारित होता है। उत्तराखंड के अंदर भी 24 बहनें अब विधायक बनेंगी, कम से कम 2 बहनें हमारी सांसद बनेंगी। तो स्वाभाविक रूप से जो लोकतंत्र के अंदर मातृशक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इस देश की महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। क्या डिटेल्स हैं इस पूरे प्रस्ताव की? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, बहुत लंबे समय से यानी पिछले 27 सालों से तमाम जो सरकारें हैं वो इसके लिए प्रयास करती रही हैं। अगर हम बात करें पिछली सरकारों की, 1996 में देवगौड़ा की सरकार जो है ये सदन में जो है बिल लेकर आई लेकिन पास नहीं करा पाई। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि 97 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी, उसके बाद 1 साल तक उन्होंने जो है शासन किया। उस शासन में भी जो है ये बिल लाया गया लेकिन पास नहीं हो सका। उसके बाद 98 की अगर हम बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, वो इस बिल को लाने में कामयाब हुए सदन के अंदर, लेकिन पारित नहीं करा पाए। इस तरह की तमाम जो अटकलों के बाद अगर हम बात करें, जब यूपीए की सरकार थी 2008 और 2010 के दरमियान की अगर हम बात करें, 2 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है इसको सदन में लाने में कामयाब हुए, लेकिन राज्यसभा से इसको पास नहीं करा सके। तो कहीं ना कहीं बहुत अड़चने इस पूरे बिल को लेकर आई है। 27 सालों की मशक्कत के बाद कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पेश किया है, क्योंकि इस बिल की खासियत ये है कि तमाम जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो इस पर एकजुट नजर आ रहे हैं। यानी समर्थन है, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका भी समर्थन है, लेकिन इसमें तमाम इस तरह के कानूनी दांवपेच, इसके अलावा तमाम
तकनीकी दांवपेच हैं। अगर हम इस पूरे बिल पर नजर डालें, इसमें खास बात एक ये है जिसमें जिक्र किया गया है कि बिना डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा, क्योंकि पारित भी हो जाएगा, पेश तो हो चुका है, पारित भी हो जाएगा, तमाम संभावनाएं पारित होने की, लेकिन किस तरह से ये लागू होगा इसमें तमाम तरह की अड़चने हैं। क्योंकि 2011 के बाद जो है जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, लेकिन कोविड-19 महामारी के की वजह से जो है जनगणना होनी थी 2021 में, 2021 में जनगणना नहीं हुई। अब 2026 तक ये जनगणना होने की संभावना है। तो ऐसे में जो डिलिमिटेशन का इसमें एक प्रावधान किया गया है कि बिना परिसीमन के जो है इस कानून का फायदा जो है नहीं पहुंच पाएगा तमाम जो पर्टिकुलर एरियाज हैं। तो आप समझ सकते हैं जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक इसका फायदा जो है नहीं मिल पाएगा। जो महिलाएं हैं प्रदेश की, देश की जो महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं, उनको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत तरह की अड़चने हैं। परिसीमन होगा 2026 तक, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर हम हिसाब से बात करें 2026 तक परिसीमन होगा, और लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में है। तो ऐसे में जो विपक्ष है इसको एक शगुफा मानकर भी चल रहा है, क्योंकि जब अभी इस बिल का फायदा नहीं पहुंचेगा यानी कानून नहीं बन पाएगा सही तरीके से और लागू नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उसको एक शगुफा मान के भी चल रहे हैं कि ऐसी क्या जो है जल्दी आ पड़ी थी कि विशेष सत्र बुला करके जो नई संसद है उसके पहले दिन की कार्रवाई के दौरान इस बिल को पेश किया गया। तो कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। पारित हालांकि हो जाएगा, जो एक दूसरा स्टेप था, क्योंकि पेश पहले भी हुआ है संसद में लेकिन पारित नहीं हो पाया। तो पारित होने की जो तमाम रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे, लेकिन जो लागू होने के रास्ते हैं उसमें अभी भी कई तरह की अड़चनें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर एक खास बात और है, जब सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है अस्करी, तो उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी आरक्षण हो सबको समानता दी जाए। तो यहाँ पर बिल की खासियत ये है कि सभी महिलाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, यानी कि ओबीसी के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है। ओबीसी महिलाएं हैं वो भी इस 33% में आती हैं, SC/ST महिलाएं भी इस 33% में आती हैं, और जनरल कैटेगरी भी इस 33% में आती है। तो वाकई ये सबका साथ सबका विकास का महिलाओं के लिए मॉडल है। कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी अगर हम एससी की बात करें तो एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व थी, जिनमें 84 के अंदर ही उनको 33% आरक्षण देना होगा, अलग से कोई प्रावधान नहीं। इसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो उनके लिए 47 सीटों का प्रावधान था, 47 सीटों पर ही 33% आरक्षण देना होगा। तो एक बहुत नायाब तरीका खोजा है केंद्र सरकार ने, जिससे किसी भी जो कोई भी समुदाय है उसको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और जो है तकनीकी पहलू नजर आया है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से अगर हम बात करें जो ग्राम पंचायती उसमें 33% आरक्षण ऑलरेडी लागू है, और आपने देखा होगा तमाम इस तरह की मिसालें हैं। तमाम जो महिलाएं प्रधान बनती हैं, इस वक्त ग्राम पंचायत स्तर की बात कर रहे हैं, अगर तमाम जो महिलाएं प्रधान बनती हैं तो उनके जो पति हैं वो जो है प्रधानी करते हैं। तो क्या ये पूरा जो कानून लागू होगा, अधिनियम बन जाएगा और वो लागू होगा, पेश होगा, लागू होगा और उसके जो फायदे हैं वो पहुंचेंगे? तो ऐसा माना जा रहा है कि तमाम जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, उनके जो पति हैं या उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करते नजर आएंगे। क्योंकि अभी अगर हम हाल के तमाम जो हालात हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो उसमें 84 महिला सांसद हैं, जिसमें तकरीबन 32 महिला सांसदों के या तो पति जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं या उनके परिवार के जो मुखिया है या उनके पिता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों में आरक्षण का हाल फिलहाल आप देख रहे हैं, तमाम जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्क्रीन है उस पर उनके जो घर के मुखिया हैं यानी जो पुरुष हैं वो नजर आते हैं, चाहे उसमें उनके पति हों या पिता हों या भाई हों। इस तरह की तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। तो ऐसे में किस तरह से विशेष प्रावधान किया जाएगा और किस तरह से जो ग्राम पंचायत का जो रिजर्वेशन था उसका हल हुआ है, इसको किस तरह से बचाया जाएगा ये देखना होगा। ठीक है अस्करी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। कल जो लोकसभा में बिल पेश किया गया है, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और कदम है जहां पर महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कल जो किया गया है वो एक जुमलेबाजी है और एक जुमला दिया गया है देश की महिलाओं को, जुमला जीवी सरकार के द्वारा, क्योंकि आरक्षण आपको अभी नहीं मिलने वाला। आपकी बहनें, मेरी बहनें वो लोकसभा तक 2024 में नहीं पहुंचने वाली। जो विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों में अभी इसी वर्ष, वहाँ उसमें भी महिलाएं नहीं पहुंचेंगी। क्यों?
क्योंकि इस कानून में प्रावधान किया गया है कि पहले जातिगत जो सर्वे है वो होगा, यानी कि जो सेंसस है उसे बनाया जाएगा। तो 2021 में जो सेंसस किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ और उसकी कोई तारीख नहीं दी गई और लिखा गया है इस ड्राफ्ट में कि पहले ये सेंसस होगा, सेंसस पब्लिश होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होगा, डिसाइड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो नए बॉर्डर्स हैं। आर्टिकल 81(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से 2026 के बाद ही ये डीलिमिटेशन हो पाएगा। यानी कि 2026 के बाद कब होगा ये किसी को नहीं पता और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें हो सकता है कि महिलाएं जो है उनको आरक्षण मिले, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान इस परिसीमन के बाद का है। तो ये लड़ाई जो महिलाओं की है ये बहुत लंबी है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए आज कि सरकार इस प्रावधान को हटा दे, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए आपको सीधे जाना चाहिए। इसमें ये क्या मतलब है कि पहले सर्वे होगा, सेंसस होगा, पब्लिश होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा। तो ये है कहानी, इसलिए ये केवल जुमलेबाजी है। ये चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए किया गया मोदी जी के द्वारा, ताकि वो कह सके कि मैं महिला आरक्षण बिल ले आया। आम जनता को ये समझना होगा, जागरूक होना होगा कि ये अभी बहुत समय है, हो सकता है 2029 में आए, हो सकता है 2030 में आए, तो अभी तो हमें मिला ही नहीं है जी। तो ये तो नाइंसाफी हुई है। ठीक है सुजाता जी, आप बने रहे हमारे साथ। सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी जी भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सुनीता जी बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी प्रियदर्शिनी जी, सुजाता जी ने जिस तरीके से बातें कही हैं इस बिल को लेकर कि ये अभी बिल जो लाया गया है वो कहीं ना कहीं अभी उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाएगा, ये महज एक जुमलेबाजी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश की आधी आबादी हृदय से उनका अंतरतम से धन्यवादी है, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा में भारत की नारी शक्ति को अहम स्थान दिया है और ये बहुत बड़ा सम्मान है। और महिलाओं को जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं की जो सौगात लगातार हमारी भाजपा सरकार महिलाओं को दे रही है, उससे महिलाओं में नया आत्मविश्वास जगा है। और बाकी जिस प्रकार से यहाँ पे अभी मैं सुन रही थी, देखिए विपक्ष है, विपक्ष तो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगा ही और वो वाजिब भी है, क्योंकि तभी जो चीजें होती हैं वो सामने भी खुलकर आती हैं कि ये लोग किस तरीके से जो है भ्रामक खबरें फैला रहे हैं और असलियत में क्या है। जो ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 नारी शक्ति वंदन अर्थात जो वुमेन पावर वर्शिप है, ये जिस तरीके से देखिए प्रस्ताव आया, पास हुआ, हमारी सरकार ने जो है इस पे मोहर लगाई, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बहुत बड़ा विजन चाहिए, क्योंकि विदाउट विमेन जो है हम किसी भी देश में जो वैभव होता है, जो समृद्धि होती है, जो विकास होता है, वो हमारी 50% आबादी जो महिलाओं की है उसके बिना संभव लेकिन नहीं सुनीता जी, यहाँ पर जो सवाल है वो बिल पे नहीं है, यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है कि 2026 में जो बात कही जा रही है। प्रियदर्शिनी, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे इस बिल की वजह से हम आज चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा के लिए बनाया जाने वाला जो माहौल है ये हमारी भाजपा सरकार ने दिया। इन्होंने तो कभी नारी शक्ति की बात ही नहीं की, इन्होंने तो हमेशा नारियों को असहाय, अबला, ऐसी ही नारियों की हमने आज तक कांग्रेस से डेफिनेशन सुनी थी। तो पहली बार नारी शक्ति वंदन का प्रचार प्रसार अब जनता के बीच में जा रहा है कि महिलाओं में वो शक्ति है, वो संवेदनशीलता है, वो सहनशीलता है, वो समझदारी है कि वो हर निर्णय को लेकर भारत में कंधे से कंधा मिलाकर अपने भारत के विकास में आगे बढ़ रही है। और आप देखिए ना, इसरो में चंद्रयान 3 तक में हमारी बहनें जो हैं वो चंद्रयान 3 की। सुनीता जी, इसरो का हिस्सा तो महिला हमेशा रही है। मार्स में जब हमारा प्रोजेक्ट गया था उसमें भी महिलाएं थी, उसमें भी महिलाएं थी। इसरो
इसरो में महिलाओं को बैन था। आप थोड़ा सा अपडेट रहिए, मैं आपको सर बताती हूँ। मैडम, मार्स में जो मिशन मंगल था उसमें महिलाएं नहीं थी, उसमें महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आपको हल्की छोटी सी बात बता रही हूँ। देखिए, इसरो में एक समय ऐसा था कि महिलाओं की एंट्री ही नहीं थी। अभी हमने एक फंक्शन करवाया जिसमें खुद जो डायरेक्टर इसरो थी पुरानी, अभी जो रिटायर हुए हैं, वो हमने उनको इनवाइट किया था और उन्होंने बोला कि महिलाएं, क्योंकि यहाँ 24 आवर जॉब रहता है, तो महिलाएं अलाउड ही नहीं थी। तो महिलाओं ने जब नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आया, तो मैं आपको बताऊं कि टॉप 13 जो कैंडिडेट थी वो वुमेन कैंडिडेट थी, तो उनको फिर लेना ही पड़ा। तो महिलाएं ऐसे मैं कहती हूँ कि इस तरीके की जो बाध्यताएं हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ती हैं और उनमें साहस है। आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद समाधान जो देखिए जो प्रक्रियाएं हैं वो तो हमको करनी पड़ेंगी। 26 में परिसीमन होगा। ये यहाँ पे हमारी आदरणीय अटल जी की बात कर रही थी। कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है, नियमों के अकॉर्डिंग जो हमारे देश के हित में कार्य हैं वो करने होते हैं। ये परिसीमन कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने बना ठीक है, मैं सुजाता जी से एक छोटा सा जवाब लूंगी आपकी इस बात का। सुजाता जी, आपने सुनीता जी को भी सुना है, किस तरीके से यहाँ पर पूरा काम किया जाएगा, आप क्या कहेंगे? आप पे उल्टे आरोप लग रहे हैं, मतलब आप आरोप लगाते हैं लेकिन कांग्रेस पर उल्टा आरोप लग जाता है। देखिए, इसके लिए आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मानसिकता यही है कि अगर कोई पुरुष है और एक पुरुष हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, यही तो कह रही है। अरे आप बताइए कि आपको जो अधिकार, मुझको जो अधिकार दिए गए हैं, हमें पुरुषों के बराबर का अधिकार, हमें वोट का अधिकार 1947 में हमारे संविधान ने दिया था। आपको पता है कि देश के बहुत विकसित देश जो है वहां पे भी महिलाओं को छीनकर, महिलाओं को एक स्ट्रगल करके ये अधिकार मिला वोट देने का। हमें तो 1947 में मिल गया। इसलिए महिलाएं जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आप बताइए, जो इंडियन एयरफोर्स हो या सेना हो, उसमें हमारी महिलाएं है या नहीं? तो वो क्या 2014 के बाद से हुआ? इनके मोदी जी के आने के बाद से हुआ? तो ये हास्यास्पद बातें करते हैं और इनके बारे में, ये जिस तरह की बातें करते हैं उसके बारे में कुछ भी कहना बेवकूफी होगी, क्योंकि ये बेवकूफी की बातें कर रही है। मैं आपको याद करा दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने जो हम बिल लेके आए थे उसका विरोध किया था, उमा भारती ने इसका विरोध किया था, मगर निर्मला सीतारमण का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जो प्रारूप है हम उसके साथ हैं, उसका समर्थन करते हैं। आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस बिल का पूरी तरह से समर्थन किया था और 2010 में ये 9 मार्च 2010 को ये राज्यसभा से पास किया गया था। और वो वाला बिल आज भी मरा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो राज्यसभा में जो बिल पास हुआ वो आज भी जिंदा है, लेकिन आज जो बिल आया है उसका प्रारूप कुछ और है, इसलिए ये नया बिल आ गया। अगर वो बिल होता तो उसमें रिजर्वेशन पे हम सीधे जा रहे थे, ना वहां पे डिलिमिटेशन था, ना वहां सेंसस की कोई बात थी, सीधा महिलाओं को आरक्षण मिलना था। और ये अगर आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी इससे सहमत थे और आज ये कह रही हैं कि आज वाला बिल सही है और तब का गलत था, तो ये सवाल उठा रही है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, ये सवाल उठा रही है आडवाणी जी के ऊपर। ये है सच्चाई। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। और अस्करी जाफरी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी इस बिल को लेकर साझा करने के लिए।